स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। ये लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम का ही पार्ट है। अब तक हम विभिन्न जो वीडियो भेजे हैं उसमें जैव प्रक्रम से संबंधित पार्ट भेजे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम मनुष्य में पाचन संबंधित चीज़ों को बताए थे और पाचन के में जो फूड कंपोनेंट्स हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स वगैरह लेते हैं। तो कंप्लीट जब पाचन हो जाता है तो ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। तो उसी के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए ये जो सिस्टम है श्वसन के बारे में बताना चाह रहे हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं। और रिस्पिरेटरी सिस्टम विभिन्न जीवों के साथ साथ मानवों में बताने के पहले हम जो श्वसन के बारे में बताना चाहते हैं कि श्वसन होता क्या है। तो यहाँ पे मेन हमारा फोकस है कोशिकीय श्वसन के बारे में, सेलुलर रिस्पिरेशन के बारे में। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जानते हैं कि कोशिका जीवन की इकाई होती है। सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिकीय श्वसन में हम अध्ययन करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज बनता है, तो उसका कोशिका में जो है सेलुलर रिस्पिरेशन कैसे होता है। तो जो ग्लूकोज हम लेते हैं वह कोशिका में ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। श्वसन में भी ऑक्सीजन चाहिए, तो कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ऊर्जा बनाता है। तो इसी को हम ऑक्सी श्वसन कह सकते हैं। जैसे ग्लूकोज अणु का जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जीवों में कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और जनरल में वे में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का लेना और CO2 गैस का बाहर निकालना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले रहे हैं कि जो है कोशिका में ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और H2O वाष्प के रूप में निकलता है पानी और ऊर्जा निकलता है। तो इसको हम निम्न समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। C6H12O6 प्लस बनेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगा CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, ऑक्सी श्वसन इसे कह सकते हैं। यहाँ पे समीकरण को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 और बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ATP के रूप में। किसके रूप में? ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यह एनर्जी रिलीज होती है। तो कोशिका के अंदर ही होता है, इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। थोड़ा सा कोशिकीय श्वसन बताने से पहले कोशिका के बारे में भी हम बताना चाहते हैं। मान लीजिए कि पादप कोशिका है, कोशिका हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में इसका सेंट्रल ऑर्गेनेल्स इसका होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का रोल श्वसन में कोई बहुत नहीं है और इसमें डिफरेंट प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन है
क्रिस्टी बोलते हैं इसको। और इसमें जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? इसमें जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिकीय श्वसन का कुछ भाग होता है कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के पायरुविक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। और पायरुविक अम्ल आगे जब ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रिया चक्र के द्वारा, तो जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कोशिकीय श्वसन को हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होना ही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो इसको हम 10 कर रहे हैं। कोशिकीय श्वसन हो गया। और एटीपी, इसमें जो मेन मॉलिक्यूल बनता है वह एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या बनता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। श्वसन को एक बार और हम क्लियर कर रहे हैं कोशिकीय श्वसन को कि ग्लूकोज अणु का कोशिका में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना या विखंडन होना, और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, और जब वाष्प के रूप में निकलता है उष्मा के रूप में भी ऊर्जा निकलती है और एटीपी के रूप में कन्वर्ट होती है। फिर से हम समीकरण को समझा रहे हैं। C6H12O6, यह ग्लूकोज बोलते हैं, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी भोजन में ग्लूकोज बनाते हैं। और ऑक्सीजन 6O2 बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एटीपी ऊर्जा, किसके रूप में? एटीपी के रूप में। ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी का जनरेशन होगा। कितने एटीपी का जनरेशन होगा? 38 एटीपी का जनरेशन होगा। एटीपी को बोलते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसके बारे में बहुत डिटेल हम पढ़ा चुके हैं। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जैसे होता है एनर्जी करेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी जीवों में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा उतने एटीपी का ही जनरेशन होगा, और यह विभिन्न प्रकार के वाइटल एक्टिविटीज को करने में काम आता है। तो अब लिविंग वर्ड की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के जीवहारी होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसको श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, तो उस ऐसे जीवों को कहते हैं गर्भिक जीव। गर्भिक मतलब कि जो जिसके श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो उनका बॉडी सिस्टम उतना एडवांस नहीं होता है, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में श्वसन करते हैं। यीस्ट वगैरह हो गया, तो ऐसे बोलते हैं अनाक्सीय जीव बोलते हैं। और उसमें जो श्वसन होता है उसे एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो श्वसन को हम कह सकते हैं यह दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं इसको। इसके लिए ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज अणु का, जैसे जो बता चुके हैं फिर बता रहे हैं, ग्लूकोज अणु का
पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जिसकी ग्लूकोज अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज अणु का यहाँ पे पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, 6CO2 6H2O और 38 मॉलिक्यूलर एनर्जी बनती है। तो यह समीकरण है। दूसरे जो जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन होता है। ऐसे जीवधारियों को एनारोबिक लिविंग बीइंग्स कहते हैं। और ऐसा रिस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उस श्वसन को एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन, ये ऑक्सी श्वसन हो गया, बता दिए। दूसरा हो गया अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन एनारोबिक रिस्पिरेशन, इंग्लिश में ANAEROBIC एनारोबिक रिस्पिरेशन। अनाक्सी श्वसन यह जो है इस प्रकार का श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूर्ण रूप से अपघटन नहीं होता है। और इसमें भी CO2 जैसा कि श्वसन में जो ऑक्सीजन लिया जाएगा CO2 निकाला जाएगा, तो वो CO2 बनेगा और ATP 38 न बन के इसमें 2 ही ATP अणु का निर्माण होता है और इसे किण्वन भी कहते हैं। अनाक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यीस्ट में होता है और भी माइक्रोब में होता है। और ग्लूकोज का इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो 2 ATP का ही निर्माण होता है। और जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 ATP अणु का निर्माण होता है, तो उस पहले वाले ऑक्सी श्वसन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं, इनको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका समीकरण लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6 और ये होगा यीस्ट में, YEAST यीस्ट में होगा और O2 नहीं रहेगा, अनुपस्थित रहेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और बनेगा C2H5OH। इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, एथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 2ATP प्लस 2ATP और यह होता 27 कैलोरी, किलो कैलोरी 27 kcal एनर्जी इसमें रिलीज होती है। और वहाँ पे क्या होता है 38 ATP जो है जनरेट होता है और यहाँ पे 2 ही ATP अणु का निर्माण होता है, इसलिए इसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन, चूंकि ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि श्वसन, कोशिकीय श्वसन किससे कहते हैं, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पे श्वसन जो कितने प्रकार का हो सकता है, तो इसको डिफाइन ऐसे हम करेंगे। कोशिकीय श्वसन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोशिका में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है उस और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ATP का निर्माण होता है जो जलवाष्प के रूप में निकलता है पानी, तो इसे कोशिकीय श्वसन कहेंगे। 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और इसमें एक ग्लूकोज अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, एक ग्लूकोज अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी स्टूडेंट्स और जलवाष्प के रूप में निकलता है। और जैसे हम शीशे के सामने सांस लेते हैं ठंडक के दिनों में, भाप की बूंदें इसको हम देख सकते हैं जो है एक्टिविटी के थ्रू जो है। और 38 ATP अणु का जनरेशन होगा तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। दूसरा जो रिस्पिरेशन होगा माइक्रोब्स में होगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं पाया जाएगा, तो ग्लूकोज अणु यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा
तो बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस 2CO2 और 2 ATP इसमें निकलेगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा इसमें रिलीज होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कोशिकीय श्वसन से आप क्या समझते हैं और यह कितने श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। तो इसका आंसर ऐसे लिखना है, रिएक्शन के को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह से रिएक्शन लिखना है। तो थोड़ा सा और भी हम बता रहे हैं, जो ग्लूकोज अणु होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, तो कोशिका में जब जाता है तो इसका क्या फेट होता है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6 फिर से लिखते हैं इसको क्लियर, C6H12O6, ठीक है। तो यह सेल के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में जाता है। तो कोशिका द्रव्य में जाएगा तो इसकी 3 कंडीशन बनेगी। पहला तो सपोज करिए किया गया माइक्रोब में कोशिका की साइटोप्लाज्म में गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनेगा पायरुविक अम्ल। क्या बनेगा, PyRU पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। अब इस पायरुविक अम्ल की 3 कंडीशन बनेगी। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंस है, यदि O2 प्रेजेंस है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 6CO2 6H2O प्लस 38 ATP बनेगा। यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 38 बन जाएगा। दूसरी कंडीशन बनती है, यदि ऑक्सीजन नहीं है पायरुविक अम्ल का, यदि ऑक्सीजन नहीं है, यीस्ट में फंगस एक प्रकार का है, तो C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP का निर्माण होगा। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। यहाँ पे 27 kcal एनर्जी रिलीज होगी। तीसरी कंडीशन बनेगी, यदि कभी कभी हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में जो है मसल सेल में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। मसल सेल में या पेशीय कोशिका में तो लैक्टिक एसिड बनने लगता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है। ज्यादा लैक्टिक एसिड बन जाएगा और लैक्टिक एसिड बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ भी एनर्जी का रिलीज होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा। तो जो है ये बता दिए है कोशिकीय श्वसन की क्या कंडीशन बनती है। जो ग्लूकोज अणु पौधे प्रकाश संश्लेषण में बनाते हैं या जंतु जो भोजन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, तो वह जो है कोशिका में जाता है, कोशिकीय श्वसन का होता है।
और कोशिका में जब जाएगा तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में साइटोप्लाज्म में जाएगा तो पायरुविक अम्ल बनेगा। और पायरुविक अम्ल की 3 कंडीशन बनती है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो इस ग्लूकोज अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो 6CO2 + 6H2O + 38 ATP का निर्माण हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन माइक्रोब में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं उपस्थित है, तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल बनेगा, इसको किण्वन भी कहते हैं और फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है फर्मेंटेशन या किण्वन से आप क्या समझते हैं। और तो लिखना, जब इसमें ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ माइक्रोब्स में ईस्ट वगैरह में जाता है तो एथिल अल्कोहल बनता है और 38 ATP के बजाय 2 ही ATP बनता है, जिसमें 27 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनारोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है। और जब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा कोई करता है, मान लो कि कोई हैंड ही अप कर लिया, लगातार किया या सेटअप कर रहा है कंटिन्यूअस, तो क्रैम्प का होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि मसल सेल में जो है ऑक्सीजन उतना सफिशिएंट नहीं रहता, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे कोशिकीय श्वसन हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जहाँ तक हमको उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। कोशिकीय श्वसन क्लियर हुआ होगा तो आगे हम बढ़ें। और स्टूडेंट्स प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इसमें प्रॉपर सबको डाइट लेना है, प्रॉपर नींद लेना है, हल्की फुल्की मेडिटेशन करना है, टेंशन नहीं लेना है और एग्ज़ाम में सबके पेपर अच्छे होंगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। जो भी मटेरियल हम दे रहे हैं उसको सब लोग ध्यान से देखेंगे तो अच्छे नंबर की उम्मीद है। हर पार्ट में क्वेश्चन जरूर ही एग्ज़ाम में मिलेगा, क्वेश्चन इसी से पुटअप होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है, तो जैसा कि पहले क्लियर बता दिए हैं। तो इस तरह से आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, इसको जो है डिवाइड करेंगे 1 2 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन ऊपर लिखना है और अनाक्सी श्वसन कॉलम में टैबलेट करेंगे। तो पहला हम बेस लिए हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो जो ग्लूकोज होता है ऑक्सी श्वसन में, जो ग्लूकोज होता है वह पायरुविक अम्ल जो बनता है साइटोप्लाज्म में, तो पायरुविक अम्ल को आगे मेटाबोलाइज होने के लिए क्रेब्स चक्र में जाता है और क्रेब्स चक्र में यह जाता है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहला पॉइंट है कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पायरुविक अम्ल का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा। और यहाँ पे पायरुविक अम्ल का विखंडन नहीं होता है, अनाक्सी श्वसन में पायरुविक अम्ल का विखंडन नहीं होता है। और यहाँ पे एक जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। दूसरा बेस हम लिए हैं अंतिम उत्पाद, ऑक्सी श्वसन के दौरान जो होता है ग्लूकोज अणु जो होता है CO2 और H2O और ऊर्जा के रूप में निकलती है। CO2 बनता है 6CO2 और वाटर वेपर्स और एनर्जी निकलती है। यहाँ पे क्या होता है, एथिल अल्कोहल बनता है और CO2 बनता है, ऊर्जा बनता है लेकिन उतना नहीं बनता है, 2 ही ATP का निर्माण होता है। फिर कह रहे हैं कि पहला पॉइंट हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति, दूसरा हो गया एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ऑक्सी श्वसन में CO2 बनेगा, H2O बनेगा और एनर्जी बनेगा। अनाक्सी श्वसन में एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। फिर निर्गत ऊर्जा देखा जाए तीसरा जो है, तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा निकलती है जो कि ग्लूकोज अणु का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो 38 ATP अणु का मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, जिसे 673 किलो कैलोरी में ऊर्जा कन्वर्ट होती है। बहुत ही ATP बहुत ही
हाई एनर्जी बर्निंग कंपाउंड है। यहाँ पे क्या होता है, 2 एटीपी का निर्माण होता है और 27 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर अगला पॉइंट लिए हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, किसी भी कोई भी चीज अंतर पूछा जाए तो 4 या 5 पॉइंट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देखा जाए तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, समीकरण कई बार बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लिख रहे हैं C6H12O6 + 6CO2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। तो बनेगा 6CO2 + 6H2O + 38 ATP और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ये इसमें रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज है C6H12O6, अनाक्सी श्वसन इसमें होगा, अनाक्सी श्वसन है। तो यहाँ पे बनेगा 2C2H5OH और 2CO2 + 2 ATP + 27 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होगी। और साइट देखा जाए किस जगह पे ऑक्सी श्वसन होता है, किस जगह पे अनाक्सी श्वसन होता है, तो ऑक्सी श्वसन का साइट स्थल माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र के दौरान ये पूरे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ये साइटोप्लाज्म कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से इसको हम समझा रहे हैं। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या है, अंतर का आधार दिए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो क्रेब्स चक्र जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। और इसमें जो है पायरुविक अम्ल जो है साइटोप्लाज्म में इसका विखंडन होता है, तो एटीपी बनता है। अंतिम उत्पाद लिया जाए तो CO2 और H2O एनर्जी निकलती है, यहाँ पे C2H5OH और CO2 गैस निकलती है। निर्गत ऊर्जा जो बनती है किस रूप में निकलती है, तो 38 ATP और 673 कैलोरी ऊर्जा के रूप में निकलती है। और यहाँ पे 2 ATP बनता है, 27 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण देखा जाए तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, 38 ATP ऊर्जा बनती है। यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, 2 ही ATP बनता है। और साइट स्थल देखा जाए तो माइटोकांड्रिया में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस इसे बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आएगा क्वेश्चन कि कोशिकीय श्वसन से क्या समझते हो या कितने प्रकार का होता है, इसको रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, कोशिकीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर होता है। तो ऐसे टैबलेट करके 4 या 5 कॉलम में इसको कंप्लीट आपको करना है। इसके बाद जो है पूछा जाता है कि श्वासोच्छ्वास और श्वसन, श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर होता है। तो श्वासोच्छ्वास होता है, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, सांस का लेना, सांस के लेने में इंस्पिरेशन होता है और एक्सप्रेशन होता है। निःश्वसन, अंतर श्वसन और बहिर्श्वसन। सांस लिए अंदर, निःश्वसन हो गया, ऑक्सीजन अंदर गई फेफड़े में और बाहर निकाले तो बहिर्श्वसन हो गया। तो यहाँ पे जो होता है श्वसन जो होता है यह कोशिकीय श्वसन का सेंस है, तो कोशिका में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। दूसरा है श्वासोच्छ्वास व ब्रीथिंग एक फिजिकल एक्टिविटीज है, श्वसन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, ये भी इसमें पूछा जाता है। और श्वासोच्छ्वास में जो होता है, ब्रीथिंग में जो होता है, किसी भी एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि श्वसन में डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है ब्रीदिंग में श्वसनांग पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें श्वसनांग पार्टिसिपेट नहीं करती, कोशिका पार्टिसिपेट करती है। तो हमको उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इससे जो क्वेश्चन छोटे बन सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्कस कर दें इसमें,
क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, कोशिकीय श्वसन से में कितने कंप्लीट कोशिकीय श्वसन में किस अणु का विखंडन होता है? तो देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। तो इसमें आंसर लगाएंगे क्या? ग्लूकोज लगाएंगे। फिर पूछा जाएगा कि लैक्टिक एसिड कोशिकीय श्वसन में लैक्टिक एसिड कहाँ पे बनता है? तो पेशीय कोशिका में बनता है। किसमें बनता है? पेशीय कोशिका में बनता है। फिर पूछा जाए कि ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन, पूर्ण ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? सॉरी फ्रेंड्स, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन किस कोशिका के कोशिकांग में होता है? आंसर दे दे, कोशिका द्रव्य केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे आप लोग? इसमें आंसर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया। पूछा जाएगा कि अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज अणु की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो दे दिया जाए कि 16, 16, 14, 38, 2। तो इसमें आंसर लगाएंगे 38 एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है। फिर पूछा जाएगा एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। फिर पूछा जाएगा एटीपी जो होता है इसका क्या उपयोग होता है? तो बताएंगे वाइटल एक्टिविटीज जितनी भी हमारे लिविंग बींग्स में होता है, एटीपी के द्वारा ही एनर्जी का जो है जनरेशन होता है। तो आज हम अपना यहीं पे क्लोज कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये सबको समझ में आया होगा।